हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। हमारा जो आज का लेक्चर है उस लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा अभिक्रिया वेग जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में अपन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपका होता है वो किसी भी रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। हम बेसिकली बोलते हैं कि देखो कोई भी जो हमारे पास अभिक्रिया होती है वो किसी से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन तापमान जो होता है वो उसको हमेशा क्या करता है? प्रभावित करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं, अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, अगर आप उसमें टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो टेम्परेचर में चेंज करने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा। तो बेसिकली अगर अपन दो बात कहें, देखो आप सब जानते हैं कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है उष्मा के आधार पर, एक उष्मा क्षेपी होती है और दूसरी वाली कौन सी होती है? उष्मा शोषी। ठीक है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिनमें उष्मा क्या होती है? बाहर उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, त्यागी जाती है। और उष्मा शोषी क्या होती है? जिनमें उष्मा का अवशोषण किया जाता है। तो यहां तो ये बात समझ में आती है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होगी उसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब अगर वहां पे आप टेम्परेचर कम करोगे, अगर आप यहाँ क्या करोगे? टेम्परेचर कम करोगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही क्या इसके पास उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और उष्मा शोषी विक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए? उष्मा चाहिए, वो अवशोषण करेगी उष्मा का। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उष्मा शोषी विक्रिया की बात करेंगे तो आप उस विक्रिया का टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? विक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है। मतलब उष्मा क्षेपी विक्रियाओं में तापमान कम करने पर विक्रिया का वेग बढ़ जाता है और उष्मा शोषी विक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर विक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये सामान्य बात कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं अपन? सामान्य बात। अगर अपन केवल एक बात की जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी विक्रिया के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन यहाँ जो अपने पिछला लेक्चर पढ़ा था टक्कर सिद्धांत, उस टक्कर सिद्धांत के हिसाब से अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? हमारे पास अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हमने क्या कहा कि आपने क्या किया? तापमान बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? तापमान। तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जब भी हम किसी अभिक्रिया की बात करते हैं, है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है? कोई मिक्सर होता है ना। जैसे मैंने कहा कि आप किसी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं और इस अभिक्रिया में क्या होता है? अभिक्रिया का मिश्रण जो होता है। तो अभिक्रिया मिश्रण में क्या होते हैं? हमारे पास सारे के सारे क्रिया कारक भरे हुए रहते हैं। तो क्रिया कारक क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या ले रखा आपने? इस अभिक्रिया मिश्रण के अंदर ले रखा आपने हाइड्रोजन और आयोडीन का मिश्रण ले रखा है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन का जो मिश्रण है वो दोनों आपस में क्रिया करके बनाते हैं, दो हाइड्रोजन आयोडाइड के अणु बनाते हैं। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे H2 का एक, यहाँ पे I2 का एक मोल लिया हुआ है। हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन के क्रिया कारक के जो अणु होते हैं वो भरे हुए रहते हैं, अभिक्रिया का मिश्रण है। ठीक है। बहुत सारे अणु भरे हुए हैं, जैसे मान लिया कि 1000-2000 के आसपास अणु क्या हो यहाँ पे भरे हुए हैं, किसके अंदर? H2 और I2 के अंदर। मैं इसको ब्लैक डॉट से दर्शा रहा हूँ, एक को ब्लू से। तो यहाँ पे H2 और I2 के मोलिक्यूल्स क्या हो रखे हैं? यहाँ पे भरे हुए हमारे पास। समझना ध्यान से। तो जब हम सामान्य तापमान की बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, क्या कहते हैं अपन? नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप की बात करते हैं। तो सामान्य ताप पर क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन की आपस में अणु होते हैं क्या करते हैं? आपस में टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे। हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, लेक्चर में। तो जैसे ये टक्कर करेंगे तो टक्कर करने से क्या होगा? आपका जो अभिकारक होगा, जिनके पास से सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो और उनका अभिविन्यास उचित हो, तो वो उत्पाद में बदल जाएंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? तापमान बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तापमान बढ़ा रहे हैं। तो देखना जरा ध्यान से, अगर आप किसी भी अभिक्रिया मिश्रण का या किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर। तो एक बात समझो, अगर आपने किसी का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो तापमान बढ़ाने पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं? औसत गतिज ऊर्जा। जो क्रियाकारी अणु होते हैं उन क्रियाकारी अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
भाई मैंने कहा कि पहले आपके पास आप नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके पास नॉर्मल पैसा आता है, आप उसमें खाना खाते हैं, अपने कपड़े पहन लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है अपन दैनिक जीवन की चीजें जो सामान अपन खरीदते हैं वो अपना कंप्लीट हो जाता है पैसा। लेकिन अगर आपके पास क्या आ जाए, मनी का जो सोर्स है वो बढ़ जाए, आपके पास मनी ज्यादा आने लग जाए, पैसे ज्यादा आने लग जाए, तो आप क्या करोगे? आप अपना जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए नए ब्रांडेड कपड़े खरीदोगे, या फिर आप जो भी है आपके जो शौक है वो पूरे करेंगे। कंप्लीट सिंपल सी बात है। लेकिन जब आपके पास एक मनी जो लेवल में आ रही थी, तब तक भैया अपन लेवल की सोचते, नॉर्मल बेसिक अपने भी खाना है नॉर्मल। लेकिन जैसे आपके पास मनी इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो वहां आपके पास अगर मनी इंक्रीज होगी तो अपन क्या करेंगे, पैसे को वेस्ट ही करते हैं। जैसे मान लो कि कोई जूते खरीद लिए, कोई अपन ऐसे नॉर्मल एक्स्ट्रा चीजें अपन वहां पे खरीदेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे अपन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो भाई जो मोलिक्यूल्स हैं, अणु जो आपस में गति कर रहे थे, क्रियाकारक अणु, उनकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो औसत गति ऊर्जा पहले थी उससे क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। आपने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका सीधा रिलेशन किससे होता है, काइनेटिक एनर्जी से। जो अणुओं की गतिज ऊर्जा थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होंगे, दौड़ेंगे ही एकदम फास्ट फास्ट, एक उसके पास जाएगा, उधर इधर उधर दौड़ेंगे। तो दौड़ेंगे तो क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। क्या होंगे, टकराएंगे। मतलब क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। क्या करेंगे, टक्कर। तो भैया जब नॉर्मल टेम्परेचर था, टक्कर तो तब भी कर रहे थे। अब क्या हुआ, आपने क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब क्या हो गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब तेज दौड़ेंगे, पहले धीरे धीरे दौड़ के आ रहे थे, अब तेज दौड़ेंगे। और तेज दौड़ेंगे मतलब क्या होगा, टक्कर तेज करेंगे। क्या होगा, टक्कर तेज करेंगे। अब आ जाओ कोलिजन थ्योरी जो अपन ने पढ़ा था, टक्कर सिद्धांत क्या कहा था, कि प्रति इकाई आयतन में होने वाले, प्रति इकाई समय में होने वाले टक्करों की संख्या क्या होती है, टक्कर आवर्ती। तो टक्कर करेंगे तो टक्कर जो आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने क्या कहा था, जेड कहा था। तो भैया बार बार टक्कर करेंगे, तो पहले धीरे धीरे टक्कर कर रहे थे, अब तेज तेज टक्कर करेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, तो क्या होगा, टक्कर आवर्ती का मान बढ़ जाएगा। क्या हो गया, टक्कर आवर्ती का मान। और जैसे ही टक्कर आवर्ती का मान बढ़ेगा, तो देखो अपन ने कहा था कि कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, पहले 100 में से 50 लोग ही काम करते हैं, लेकिन अपने अनाउंस करवा दिया कि भैया जो काम बढ़िया करेगा उसको पैसे 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, एडवांस मिलेंगे। तो क्या होगा कि जो टक्कर करने वाले थे, जहां जो काम करने वाले मजदूर जो लोग थे, वर्कर्स थे, पहले 50 लोग ही नॉर्मल काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे, अब क्या हो जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, उनकी एनर्जी बढ़ा दी है। आपने क्या कहा कि एक्टिवेशन, सक्रियण ऊर्जा आपने उनकी बढ़ा दी है, उनको एनर्जी आ गई कि हाँ 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब आपको काम करना है। और एक ये होता है कि नहीं, कुछ मिलता तो है नहीं, नॉर्मल कर लेते हैं, वही सैलरी आनी है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। भैया टेम्परेचर बढ़ा बोले तो क्या होगा, अणु आपस में तेज तेज गति करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी औसत गति ऊर्जा बढ़ चुकी है, और औसत गति ऊर्जा बढ़ गई तो क्या बढ़ गई, उनकी टक्कर आवृत्ति बढ़ गई। और अगर टक्कर आवृत्ति बढ़ गई तो मैंने क्या कहा कि वो जो टक्करों का अंश होता है जो उत्पाद में बदलता है, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ गई। यहाँ पे क्या हो गया, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो भैया हम क्या कह चुके हैं, प्रभावी टक्कर कौन सी होती हैं, जो क्या करती हैं, क्रिया कारकों को वास्तव में उत्पाद में बदलती हैं। तो यहां जब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्रिया कारक क्या होंगे, जो उत्पाद में बदल रहे थे पहले, उससे ज्यादा क्रिया कारक क्या होंगे, उत्पाद में बदलेंगे। मतलब अभिक्रिया का जो वेग होगा, हम सीधी भाषा में क्या कह देंगे, बढ़ जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने बेसिक की बात की, आपने टेम्परेचर नॉर्मल था तो आराम आराम से ये टकरा रहे थे धीरे धीरे। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, भगदड़ मच गई। आपने कंपनी में अनाउंस करवा दिया कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपने काम अच्छे से किया। तो क्या होगा कि लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे मतलब क्या होगा, वहां से उनकी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी थी, पहले ऐसे चल रहे थे, हाँ भैया कैसा क्या हाल चाल है, ठीक है बस गुजारा हो रहा है। लेकिन जैसे आपने अनाउंस किया कि 10,000 आपका इंक्रीज हो गया, तो उनकी एनर्जी एकदम चार्मिंग आ जाएगा, हाँ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो थी औसत वो बढ़ गई, एवरेज बढ़ गई उनका, तो टक्कर करेंगे, और टक्कर क्या करेंगे, तेज करेंगे, मतलब टक्कर आवर्ती बढ़ गई। और टक्कर आवर्ती बोले तो क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में प्रति इकाई समय में होने वाले टक्करों की संख्या, टक्कर आवर्ती, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी, और भैया जब प्रभावी टक्करें बढ़ेंगी तो हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो सर आपने इतना ही बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा।
यही तो कह रहे थे। लेकिन कितना बढ़ेगा, जब बात आ जाए कि कितना बढ़ेगा तो हम चलते हैं। चलो, हमने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ाया आपने, टक्कर आवर्ती का मान बढ़ा दिया आपने, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ा दी, कुल मिला के आपने विक्रिया का वेग बढ़ा दिया। तो क्या कहते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल्स, क्या कहते हैं कि जब आप टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज करते हैं, मैंने कहा पहले आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं कि आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे थे। जब आपने क्या किया, इसमें से 10 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मतलब तापमान 300 से कहां गया, 310 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया पूछेगा कितना टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो सीधी सी बात है कितना बढ़ाया आपने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया। कितना बढ़ाया आपने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। तो एक सामान्य बात सुनना, क्या कहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है हमारे पास, वो क्या होता है, 2 या 3 के फैक्टर से बदल जाता है, मतलब बढ़ जाता है। क्या होगा, 2 या 3 के गुणक से बढ़ जाएगा। अब ये कैसे पता चला भाई, हम ये तो जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, क्योंकि क्या होती है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। यहां हम क्या करें कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, तो कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना चेंज आता है। तो हम एक सीधी सी बात बोल रहे हैं कि भैया अगर आप क्या करोगे, अभिक्रिया का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हो, तो अभिक्रिया का वेग जो पहले था उसका दुगुना या 3 गुना हो जाएगा। तो सर ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ताप गुणांक पे। किस पे करता है, ताप गुणांक, थर्मल कोफिशिएंट। ताप गुणांक क्या होता है, ताप गुणांक को अपन डिनोट करते हैं म्यू से। आपने क्या कहा कि ताप गुणांक को आपने म्यू से दर्शा दिया। सर ये ताप गुणांक की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो मैं लिख दूं कि ताप गुणांक की वैल्यू, देखना एक बात बताना, किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वेग। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया का अगर वेग बढ़ेगा तो यहां अभिक्रिया का वेग बढ़ने का मतलब तो यही हो गया ना कि आपका जो वेग नियतांक था, जो के का मान था, वो बढ़ रहा है। भैया आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब ये हो गया, देखो अपन जब स्टार्ट में चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि वेग नियतांक जो होता है उसका मान तापमान बढ़ाने के साथ बदलता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कि वेग नियतांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वेग नियतांक बढ़ गया मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो इधर मैंने कहा ताप गुणांक क्या होता है, तो ये क्या, हम क्या कहते हैं कि आपने पहले जो टेम्परेचर था उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है। तो तापमान गुणांक इक्वल होता है कि टी प्लस 10 अपॉन क्या होता है, के टी। ये क्या हो गया, यहां क्या है देखो, टी तापमान पर वेग नियतांक अभिक्रिया का, और ये वाला क्या है, टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऐसे बोल दूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक। अगर अपन इन दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 या 3 के बीच में आता है। तो हम ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 या 3। ठीक है, तो मैं यहां कहां कह दूंगा कि हमारे पास जो रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक जो था वो किसके इक्वल हो गया हमारे पास, टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग नियतांक। अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना जरा, अपोन में क्या आ जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग नियतांक। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है हमारे पास, 2 या 3 के फैक्टर के बराबर। तो सीधी सी बात क्या होगी कि अगर आप किसी भी क्रिया के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो विक्रिया का वेग 2 या 3 के गुणक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सामान्यतः क्या बोलते हैं अपन, 2 गुणक से बढ़ जाता है। तो ये था हमारे पास अभिक्रिया वेग की टेम्परेचर पर प्रभाव, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, वो पहला तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। कैसे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो हम क्या कहेंगे, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि। अच्छा, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो टक्कर आवर्ती का मान भी बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, टक्कर आवर्ती का मान भी बढ़ रहा था। अब एक छोटी सी बात बताओ,
हम बार बार ये प्रभावी टक्करों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? प्रभावी टक्करों की। आप ये भी बता रहे थे कि प्रभावी टक्करों का मतलब ये होता है कि वे टकरें जो टकरा करके क्या बना दें? उत्पाद बना दें। हमें तो चाहिए क्या भैया? उत्पाद चाहिए। अभिकारक को टकरा दो, बस आपस में भिड़ा दो, लड़ा दो। बनाना क्या है लास्ट में? वे उत्पाद बनाना है। तो आपने ये कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रभावी टक्करें बढ़ गई, तो क्या प्रभावी टक्करें बढ़ने से कुछ चेंज हुआ क्या? और हमने एक बात की थी कि प्रभावी टक्करें अगर बढ़ जाएंगी तो टक्करों का जो प्रभावी अंश है, फैक्ट जो प्रभावी अंश है या सक्रिय अणुओं का जो अंश होता है, एक्टिवेटेड सक्रिय अणुओं का जो अंश होता है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब जो एक्चुअल में बात करें तो जो अब टकरा रहे थे ना, पहले धीरे धीरे कम टकरा रहे थे, अब ज्यादा अणु टकराएंगे और ज्यादा टकराएंगे। पहले 5 अणु क्या कर रहे थे? उत्पाद बना रहे थे। अभी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, आपस में फटाफट टक्कर करेंगे। मतलब 5 की जगह क्या हो गई? 7 अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सक्रिय अणुओं का अंश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि अगर हम इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें या हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स अणु को लेके आए कि हाँ भैया बताओ कितने मॉलिक्यूल्स आप में से टकराए, आपकी एनर्जी कितनी है। तो प्रत्येक मौलिक अणु की अगर अपन एनर्जी देखना चाहें तो हमारे पास कुछ कम कंफ्यूजन टाइप में हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2 साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान। क्या नाम था? मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या करते हैं? देखो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझना एक बार। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ये क्या करते हैं? एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऊर्जा वितरण आरेख। कैसे? हमने कहा कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सक्रिय अणुओं की संख्या तो बढ़ेगी। हम क्या करें? टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सक्रिय अणुओं की संख्या तो बढ़ेगी। तो सक्रिय अणु तो वो हो गए ना जिनकी ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होगी। यही तो हो गया। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या करता है कि ऊर्जा आरेख बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा आरेख। अब ये क्या कहता है कि सभी तो टकराने वाले अणु होते हैं। क्या कहता है? सभी जो टकराने वाले अणु होते हैं उन सभी की ऊर्जा क्या नहीं होती? समान नहीं होती। क्या कहता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो ऊर्जा आरेख होता है ये कहता है कि सभी टकराने वाले अणुओं की ऊर्जा क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। तो जब समान नहीं होगी तो हमें क्या डाटा फाइंड करना है? देखना, यहां तो हम बात कर लेते हैं किसकी? अभिक्रिया की गति की। किसकी बात कर लेते हैं? अभिक्रिया की गति की। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ना। देखना एक बार, यहां हमारे पास दे रखा है सक्रिय अणुओं का अंश। सक्रिय अणुओं का अंश। और यहां हमारे पास उनकी क्या दे रखी है? ऊर्जा दे रखी है या अभिक्रिया की ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो इस एक्स पे हमने क्या प्राप्त कर रखा है? सक्रिय अणुओं का अंश। और यहां क्या दे रखी है हमारे पास? ऊर्जा। अब देखो, जब भी कोई क्रियाकारी अणु आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी, सीधी सी बात है। क्या होगा? टकराएंगे क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब एक बात समझ के देखना, जब अणु आपस में टकरा रहे हैं तो ऊर्जा क्या होगी? ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांसफर। और उस ऊर्जा के ट्रांसफर से कुछ अणु की ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी और कुछ की ऊर्जा क्या हो जाएगी? उससे ज्यादा हो जाएगी। तो जिनकी ऊर्जा बराबर या ज्यादा हुई है वो क्या करेंगे? प्रभावी टक्कर करेंगे। और प्रभावी टक्कर करने का मतलब क्या हो गया कि सक्रिय जो अणु थे जो उत्पाद में बदल रहे थे उसका अंश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब ये ग्राफ बनाते हैं वहां पे तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखना, ये हमारे पास ग्राफ निकल के आता है। किसका? सक्रिय अणुओं का अंश और उनकी ऊर्जा के बारे में ग्राफ आता है। एक बार थोड़ा ध्यान से समझना, ये ग्राफ थोड़ा सा अपन क्या करते हैं पढ़ते इसमें थोड़ा इसको अपन देखते हैं कि हाँ ये ऐसा ग्राफ है, कुछ समझते नहीं। समझना एक बार ध्यान से। इसमें क्या होगा कि मैंने कहा कि इस वाली लाइन के ऊपर सक्रिय अणुओं का अंश है और इस वाली लाइन के ऊपर हमने ड्रॉ कर रखा है ऊर्जा को। मैं जब यहां देखता हूं तो यहां पे क्या होगा हमारे पास? यहां जो सक्रिय अणु है तो इन सक्रिय अणुओं के पास इतनी ऊर्जा है। यहां मैं जाता हूं तो इन सक्रिय अणुओं के पास, अगर मैं यहां चलता हूं तो इन सक्रिय अणुओं के पास इतनी ऊर्जा है, इस तरीके से। लेकिन यहां पे अगर अपन बात करें टॉप लेवल पे तो यहां टॉप लेवल पे क्या है हमारे पास? इतनी ऊर्जा है। सुनना, ध्यान से सुनना पहले। यहां ऊर्जा इतनी है और यहां सक्रिय अणुओं का अंश क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। मतलब यहां जो हमारे पास ग्राफ
में टॉप पोजीशन आ रही है, सबसे ऊपर वाला भाग, वहां पे सक्रिय अणुओं की संख्या क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। तो यहां जो ऊर्जा है, यहां जो ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा लेवल पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर यहां जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के ऊपर क्या होते हैं? सर्वाधिक अणु क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। एक छोटी सी बात एग्जांपल से समझना। मैंने कहा कि अगर मैं इस ग्राफ को देखना चाहूं, अपन एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। हमारे यहां पे देश के अंदर ज्यादा पैसे कमाने वाले, ऊर्जा जिनकी क्या बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा पैसे कमाने वाले, देखो यहां ऊर्जा क्या इनकी ज्यादा है आगे की तरफ, यहां ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग भी क्या है? कम है। देखो अगर मैं कहूं यहां यहां बात करता हूं, तो यहां ऊर्जा इतनी होगी, तो यहां लोग कितने हैं? कुछ इस तरह का यहां मिलेगा। तो ज्यादा ऊर्जा वाले लोग क्या है? कम है। कम ऊर्जा वाले लोग भी क्या है? कम है। मतलब यहां पे गरीब लोग भी क्या है? कम है। और यहां पे अमीर लोग भी क्या है? कम। ना तो ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा गरीब है। तो बचा कौन सा वाला भाग? यहां देखो, ये कौन सी है? मिडिल फैमिली है। कौन सी है? मिडिल फैमिली है। मतलब जिनके पास ऊर्जा क्या होती है? ना तो ज्यादा होती है ना क्या होती है? कम होती है। हम क्या करें? अणुओं के पास जो आपस में टक्कर कर रहे हैं, उनके पास ऊर्जा ना तो ज्यादा है और ना ही ऊर्जा क्या है? कम होती है। मिडल में जो लोग हैं, बीच वाले लोग। तो यहां हमारे पास क्या निकल के आता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में यहां जो ऊपर वाला टॉप पोजीशन आती है, इस टॉप पोजीशन पे क्या होती है कि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। देखना इधर से, हमने क्या कहा? यहां पे जो टॉप पोजीशन आ रही है, यहां पे क्या होती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो हम क्या कहेंगे? अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा, संभाव्य गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास? अधिकतम संभावित गतिज ऊर्जा आ रही है। तो इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास? सक्रिय अणुओं की संख्या क्या है? अधिकतम है। क्या है? अधिकतम है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने कहा कि सक्रिय अणु तो वो होते हैं जो अभिकारक को उत्पाद में बदलते हैं, और अभिकारक को उत्पाद में वही बदलते हैं जिनकी ऊर्जा किसके बराबर हो? सक्रिय ऊर्जा या उससे ज्यादा होती है। ध्यान से समझना इस ग्राफ को आप। जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है, वो प्रभावी टक्करें करते हैं, वही क्या होते हैं? सक्रिय अणुओं का अंश होता है। तो मैंने कहा कि मान लिया कि ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो पोर्शन आ रहा है हमारा, यहां मैंने लिख दिया ई। क्या लिख दिया? ई। यहां ई का मतलब ई ए लिख देता हूं। ठीक है। यहां ई ए का मतलब क्या है कि इससे आगे वाले जो अणु है, इससे आगे जो ग्राफ का जो एरिया आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, उस क्षेत्रफल में आने वाले जो अणु होते हैं, वो अणु क्या होते हैं? सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा रखते हैं। एक बार वापस समझना ध्यान से। मैंने क्या कहा कि इस ग्राफ के अंदर जो मैंने ई लगाया है, ई दर्शाया है, वो ई क्या बताता है कि इस से आगे वाले रीजन के अंदर, एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर जो अणु आ रहे हैं, उनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा है। और ये ग्राफ मैंने जो प्लॉट किया था, वो मान लिया मैंने किस टेम्परेचर पे था? टी टेम्परेचर पे था। किस पे था? टी टेम्परेचर पे। तो ये ग्राफ किस पे हो गया? टी ताप पर हो गया। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ये जो अंश है हमारे पास, जो ये जो रीजन आ रहा है ना, यहां जो एरिया क्षेत्रफल आ रहा है, वो किसको दर्शा रहा है हमारे पास? किसको दर्शा रहा है? टी तापमान पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? मैं इधर लिख देता हूं। ये हमारे पास दर्शा रहा है टी ताप पर सक्रिय अणुओं की संख्या। क्या दर्शा रहा है? टी तापमान पर सक्रिय अणुओं की संख्या। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो छोटी सी बात सुनना, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं का अंश क्या हो जाए? बढ़ेगा। हम बता रहे हैं कि टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी, टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी मतलब सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ेगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो देखना ग्राफ हमारा किस तरीके से जा रहा है। हमारा ग्राफ कुछ दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। कहां हो रहा है ग्राफ हमारे पास? दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। बात समझ रहे हो? हमने क्या कहा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या कहा आपने? जब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा ग्राफ किस साइड जा रहा है? दाईं ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? दाईं ओर। ठीक है। अब देखो, जो ग्राफ का जो ये वाला रीजन था, ये वाला जो ग्राफ का रीजन था,
इस रीजन का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। यहां इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। देखो एक बार यहां पे मैंने लिख दिया ए वाला भाग, इसको लिख दिया मैंने बी, और इसको मैंने सी, और इसको क्या लिख दिया मैंने डी। जो टी टेम्परेचर पे जो ग्राफ था उसका एरिया कितना है, ए बी सी डी। कितना हो गया, ए बी सी डी। और जो T2 टेम्परेचर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है, ये जो ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, किस पे है, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सक्रिय अणुओं पर ग्राफ है। ठीक है, तो जब ग्राफ की बात करेंगे तो ये जो हमारे पास क्षेत्रफल आ रहा है इस ग्राफ का, यहां इसको अपन नाम लिख देते हैं क्या, E और F। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। तो समझना भाई जरा, यहां से हम क्या कहेंगे कि T1 टेम्परेचर पे या फिर T तापमान पर, T ताप पर जो क्षेत्रफल था वो कितना है। देखो T तापमान पर जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरीके से यहां यहाँ आ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना, देखो ए बी सी और डी। कौन सा क्षेत्र है हमारे पास, ए बी और सी डी भाग है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया T+10, तो T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्षेत्रफल जो हमारे पास है वो कौन सा आ रहा है, देखो T+10, ये वाला ग्राफ है T+10 वाला। और कितना क्षेत्रफल आ रहा है हमारे पास, E F C और D, E F C और D। तो कौन सा आ रहा है, E F C और D। तो तापमान बढ़ाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर तो क्षेत्रफल होता है वो पहले का लगभग क्या मानते हैं अपन, दुगुना हो जाता है। और लगभग दुगुने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो ये जो हमारे पास आरेख दर्शाया हुआ है वो किसका है, ऊर्जा वितरण आरेख है, जो किसने बताया था हमारे पास, मैक्सवेल बोल्ट्जमान। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान आरेख के अनुसार हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो सक्रियण ऊर्जा का जो ये वाली लाइन है, ये यहां से आगे वाले अणु हैं, उनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर पे या T तापमान पे क्षेत्रफल कौन सा था, देखो ए बी सी और डी कम है। और T+10 डिग्री 10 डिग्री बढ़ा दिया तो टेम्परेचर कितना हो गया, ये कितना है, E F C और D। तो क्षेत्रफल का मान लगभग दुगुना हो जाता है, दैट मीन्स अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर सक्रिय अणुओं का वह अंश बढ़ जाता है जो अभिकारकों को उत्पादों में बदलता है। दूसरी बात हम क्या कह रहे थे कि प्रभावी टक्कर वृद्धि होने से, या फिर हमारे पास जो ग्राफ बनाते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान का, उसके अंदर ग्राफ जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, और वहां पे जो क्षेत्रफल होता है जिसके अंदर सक्रिय अणुओं का अंश आता है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां से हमारे पास देखो ये जो क्षेत्रफल है ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल है जो नीचे तक आ रहा है, वो कौन सा एरिया है हमारे पास, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्षेत्रफल, या फिर हम कह सकते हैं सक्रिय अणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहां हमारे पास कंप्लीट हो जाता है कौन सा, प्रभावी टक्कर या फिर अभिक्रिया पर वेग पर टेम्परेचर का प्रभाव। देखो इससे आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, आरएनएस इफेक्ट पढ़ते हैं, आरएनएस सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आरएनएस सिद्धांत पढ़ते हैं। तो देखो आरएनएस सिद्धांत को पढ़ने से एक बात बताता हूं आपको, पहले मैं आरएनएस सिद्धांत को पढ़ने से पहले एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से बिल्डअप हुआ है ना। सक्रिय अणुओं का कौन सा अंश अभिकारकों को उत्पादों में लेकर जाता है, तो वो सक्रिय अणुओं का अंश होता है e⁻⁻ ये वो सक्रिय अणु है जिनकी ऊर्जा का मान इसके सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होता है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।